हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेज में। और पिछली 2 क्लासों में हम विधानमंडल अधिकारियों के संबंध में जितने भी अनुच्छेद है वो सब अनुच्छेद कवर कर रहे थे। इसके अलावा मैंने बताया कि आगे की 2 क्लास के बाद में हम लेंगे एक महा रिवीजन अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 212 तक सारे अनुच्छेदों का एक ही क्लास में रिवीजन लेंगे। उससे पहले अपनी जो 2 क्लासें बाकी थी उनमें से आज जो ये सेकंड लास्ट क्लास है उसके संबंध में जितने भी अनुच्छेद है वो मैं आपको करवाऊंगा। इसमें विधानमंडल के जो सदन हैं, सदस्य हैं और समितियां हैं, उनके अधिकार क्या क्या है, उनके वेतन भत्ते क्या क्या है, उसके अलावा धन विधेयक के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं और सामान्य विधेयक के संबंध में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके आगे जितने भी वित्तीय प्रक्रियाएं हैं और बजट है वो सारी चीज़ें अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ अपना विधानमंडल वाला टॉपिक ख़त्म होगा। फिर हम एक पूरा लंबा रिवीजन लेंगे जिसे मैंने महा रिवीजन का नाम दिया है, ठीक है। और वो 30-35 मिनट की क्लास होगी जिसमें मान के चलिए कि 6 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाएंगे। यानी मैं 3 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में उससे पूछे जाते हैं। जहाँ भी राजस्थान की राजनीति का पार्ट है वहाँ पर उन जो मैं रिवीजन करवाऊँगा उनमें से आपको 3 आर्टिकल देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 194, ठीक है। अनुच्छेद 194 या अनुच्छेद 194 सदनों व उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों का तथा विशेषाधिकार का प्रावधान करता है। किस किस का? विधानमंडल के सदनों का मतलब दोनों सदन, विधान परिषद हो या विधानसभा हो, ठीक है। उसके अलावा देखो, पहले सदनों, फिर सदस्यों और विधान मंडल की समितियों, इन सब की शक्तियों का प्रावधान और विशेषाधिकार का प्रावधान। किसका अधिकार? विशेषाधिकार। विशेषाधिकार का प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 194 करता है, ठीक है। अब सर इसमें क्या क्या विशेषाधिकार हैं, क्या शक्तियां हैं विधानसभा के सदन समितियों को और उसके अलावा अधिकारियों को, इन सबको सदस्यों को क्या क्या शक्तियां हैं? तो ये शक्तियां मैं आपको बता दूं। अनुच्छेद 194 में 4 क्लोज है। कितने क्लोज है? अनुच्छेद 194 में 4 क्लोज हैं और चारों क्लोज में अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ दी गई है। पहला जो 194 है उसका क्लोज 1, अब देखो यहाँ मैं इसको समाप्त कर देता हूँ। अब जितने भी अपन आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे सभी के क्लोज में यहाँ पर लिखाऊंगा आपको और समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको पहला अनुच्छेद लिखना, अनुच्छेद 194 सदनों व उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार। आज की क्लास में हम देखेंगे विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ, ठीक है। उन्मुक्तियाँ मतलब छूट होता है, ठीक है। अब अनुच्छेद 194 का क्लोज 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 194 का क्लोज 1 कहता है कि सदनों को, उनके सदस्यों को और समितियों को, यानी समितियों के जितने भी अधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, जो उनमें भाग लेंगे, उनको पहली एक प्रकार की स्वतंत्रता होती है। वो स्वतंत्रता है वाक स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? वाक स्वतंत्रता, यानी वह सदन में बोलने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हैं। उन्हें बोलने की आज़ादी है, उन्हें अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। यह प्रावधान अनुच्छेद 194 के क्लोज 1 में किया गया है। क्या किया गया है? कि सदन के जितने भी सदस्य हैं या सदन की जितनी समितियां हैं, उनके सदस्य हैं, उन सबको सदन में और समितियों की कार्यवाही में बोलने का पूरा अधिकार है, पूरी आज़ादी है। उस पर किसी भी तरह का निर्बंधन नहीं है। उसके अलावा इसका क्लोज 2 कहता है कि सर ये बोल तो सकते हैं, लेकिन मान लो कि इनके द्वारा प्रकट किए गए विचारों में कोई खामी है, कोई त्रुटि है, कोई गलती है, कोई कानूनी उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, कानून के बाहर की बात हो रही, तो उस अवस्था में क्या हम उसे न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। यही इनका विशेषाधिकार है, न्यायालयी कार्रवाई पर रोक। किस पर रोक? न्यायालयी कार्यवाही पर रोक। और ये रोक कौन लगाता है? सदन लगाता है। अपने सदस्यों की शक्तियों को और विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए
न्यायालयी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है अनुच्छेद 194 के क्लोज 2 के द्वारा। ये प्रावधान संविधान में किया गया है। इसके अलावा वाक स्वतंत्रता हो गई, न्यायालय कार्रवाई पर रोक है, और ये जो सदन और उनके सदस्य और उनकी समितियों के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियाँ, शक्तियाँ, इन सब का निर्धारण कौन करता है? तो क्लोज 3 कहता है, अनुच्छेद 194 का क्लोज 3 कहता है कि इन सब का निर्धारण कौन करेगा? संसद। संसद मतलब भारत की पार्लियामेंट। संसद करेगी कानून बनाकर। संसद विधि द्वारा इन सब का निर्धारण करती है। ठीक है, किनका? शक्तियों का, विशेषाधिकारों का, उन्मुक्तियों का, इन सब का निर्धारण संसद विधि द्वारा करती है। ये अनुच्छेद 194 का क्लोज 2 है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसके चौथे क्लोज की। वो क्या है सर? वो ये कहता है कि सर जो सदन के सदस्य हैं और समिति के सदस्य हैं, उनके अलावा विधानमंडल के अधिकारी भी होते हैं, अन्य अधिकारी भी होते हैं। ठीक है, पीठासीन अधिकारियों के अलावा भी और भी सचिवालय के अधिकारी होते हैं। उन सब पर वाक स्वतंत्रता का, न्यायालय कार्रवाई पर रोक का, संसद विधि द्वारा निर्धारित करने वाली शक्तियों के जो प्रावधान हैं, वो सब अन्य अधिकारियों पर क्या होते हैं? लागू होते हैं। अन्य अधिकारियों पर लागू। अब सर क्या लागू होंगे? आपको यहाँ पर लिखना है खंड 1, खंड 2 व खंड 3। ठीक है, कोई पूछ ले क्या लागू होंगे? तो ये जो तीनों खंड है, जो वाक स्वतंत्रता है, न्यायालय कार्रवाई है, संसद विधि द्वारा ये शक्तियों का निर्धारण करेगी, ये तीनों जो सब क्लोज है, ये तीनों अन्य अधिकारियों पर लागू होंगे। इसका प्रावधान क्लोज 4 में, 194 के क्लोज 4 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बात समझ में? अब अपन देखते हैं, ये आपने साथ में लिख लिया होगा। अब अपन देखते हैं सदन के सदस्यों का वेतन भत्ता। ठीक है, पहले अपन ने पीठासीन अधिकारियों यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते देखे थे। किसी को याद है तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी पीठासीन अधिकारियों के वेतन भत्ते किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे सदन के सदस्यों के वेतन भत्ते। ये प्रावधान अनुच्छेद 195 करता है। आर्टिकल 195 सदन के सदस्यों के वेतन भत्तों का प्रावधान करता है, और ये वेतन भत्ते विधानमंडल कानून बनाकर तय करेगा। विधानमंडल के सदस्यों की बात हो रही है, तो उनके वेतन भत्तों का प्रावधान कौन करेगा? विधानमंडल स्वयं ही करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 195 आ गया समझ में। अब हम पढ़ेंगे सदन की विधायी प्रक्रिया। ठीक है, अब एक सब टॉपिक शुरू हो रहा है इसी टॉपिक के अंदर, वो है सदन की विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया का मतलब है विधायक बनाने से संबंधित प्रक्रिया। विधायक किस प्रोसेस के तहत बनते हैं, वो सब हम अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो विधायक सर 2 तरह के होते हैं, एक होता है साधारण विधेयक, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक। ठीक है, इस प्रकार से 2 या 3 प्रकार के, हालांकि धन और वित्त विधेयक एक दूसरे के सिमिलर ही हैं, अलग नहीं है, तो मैं इनको 2 कैटेगरी में रखता हूँ, साधारण विधेयक और धन विधेयक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे धन विधेयक के संबंध में प्रावधान। किसके संबंध में प्रावधान? सामान्य विधेयक के संबंध में प्रावधान सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो अब टॉपिक का नाम लिख लीजिए, ए लगा के साधारण विधेयक। ठीक है, साधारण विधेयक के संबंध में प्रावधान अनुच्छेद 196 में किए गए हैं। और क्या क्या किए गए हैं? देखो, विधेयकों को पूर्व स्थापित और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध अनुच्छेद 196 करता है। उपबंध 196 क्या क्या उपबंध करता है वो सब हम पढ़ेंगे। ये यहाँ पर जो विधेयक है, ये कौन से विधेयक हैं आपको ध्यान रखना है? सामान्य विधेयक है। कौन से विधेयक हैं? सामान्य विधेयक हैं। ठीक है, तो यहाँ सामान्य विधेयकों के संबंध में ये दोनों अनुच्छेद अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में धन विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में आगे के अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 196 कहता है कि विधेयकों को पूर्व स्थापित यानी सदन में लाना और पारित करना, पारित किए जाने के संबंध में प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 196 करता है। ठीक है, अनुच्छेद 196 ये कहता है कि
अनुच्छेद 198 व 207 के उपबंधों, अनुच्छेद 198 व 207 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। देखो, इन उपबंधों के अधीन क्यों रहना होगा? क्योंकि यह धन विधेयक के संबंध में प्रावधान करता है के अधीन रहते हुए जो ये सामान्य विधेयक है ना, साधारण विधेयक, सामान्य विधेयक है, इसको विधानमंडल के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, पूर्व स्थापित किया जा सकता है। अधीन रहते हुए विधानमंडल के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। ठीक है, पारित सामान्य विधेयक को विधानमंडल के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है। दो ही अनुच्छेदों के अधीन रहना, अनुच्छेद 198 और अनुच्छेद 207। ठीक है, अब ये साधारण विधेयक के संबंध में ये प्रावधान हो गया। ठीक है, ये प्रावधान हो गया साधारण विधेयक के संबंध में। अब इसका अगला अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद 197 ये कहता है कि धन विधेयकों से भिन्न विधेयक के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, यानी विधान परिषद की कुछ शक्तियों पर निर्बंधन लगाया गया है। वो किसके तहत लगाया गया? अनुच्छेद 197 के तहत लगाया गया कि विधानमंडल जो है धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयकों से भिन्न विधेयक, यहाँ धन विधेयक को छोड़ दे तो सामान्य विधेयक, साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक आ जाता है। सामान्य विधेयक के संबंध में विधान परिषद पर कुछ निर्बंधन है। क्या क्या निर्बंधन है? कि मान लो कि कोई विधेयक विधानसभा में आता है और उसको भेजा जाता है विधान परिषद के अंदर। कहाँ भेजा जाएगा? विधान परिषद के अंदर। तो विधान परिषद या तो उसे स्वीकार कर ले या उसे अस्वीकार कर दे। ठीक है, या वो बिना संशोधन किए हुए अपने पास अधिकतम 3 महीने तक रोक सकती है, या वो विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के विधानसभा को वापस लौटा सकती है। तो उसके पास मोटे तौर पर ये शक्तियां हैं। अब विधानसभा इसी विधेयक को, सिफारिशों को चाहे तो माने चाहे तो ना माने और वापस विधान परिषद को प्रेषित करती है विधेयक को। उस संबंध में विधान परिषद फिर चाहे तो उस विधेयक को स्वीकार करे या ना करें, या अधिकतम 1 माह तक रोक ले, या उसमें कुछ संशोधन किए हुए या बिना किए हुए वापस विधानसभा को भेज दे। तो उस स्थिति में विधानसभा चाहे तो उसमें संशोधन करे चाहे तो ना करें। जिस स्थिति में वो विधेयक है, संशोधन करे या ना करें, वो विधेयक अगर विधानसभा पारित कर देती है तो विधेयक पारित समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? विधेयक पारित समझा जाएगा। ठीक है, इस संबंध में ये धन विधेयकों के अलावा जितने भी विधेयक हैं, यानी सामान्य विधेयक या साधारण विधेयक है, उनके संबंध में प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 197 कि पहली बार जब विधानसभा किसी विधेयक को विधान परिषद में भेजेगी तो कितने माह तक रोकेगी? 3 माह तक। दूसरी बार भेजे तो 1 माह तक रोकेगी। उसके बाद भी विधानसभा जैसा चाहे वैसा उस विधेयक को पारित करवा सकती है। ठीक है, अब कोई भी विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण करेगा विधानसभा अध्यक्ष। याद रखना, धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा? सबसे इम्पोर्टेंट बात है धन विधेयक का निर्धारण। धन विधेयक का निर्धारण धन विधेयक का निर्धारण कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। याद रखना, विधानसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करेगा। एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है ये, धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? ये बहुत ही ज़रूरी है कि धन विधेयक का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष करे, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष उस दल का नेता होता है जिसको विधानसभा में बहुमत है, और विधानसभा को जो बहुमत प्राप्त दल है वही चलाता है, उसी की सरकार होती है, उसी का मंत्रिमंडल होता है। वो धन विधेयक का मतलब है कि उसे कोई पैसा आकस्मिक निधि से, संचित निधि से, लोक लेखा से निकालना है, जमा करना है, ऋण लेना है, ठीक है, कोई टैक्स बढ़ाना, ये सब काम करने हैं। तो इन सब में वो पावर अपने पास ही रखना चाहेगा। तो ये जो शक्ति है किसे दे दी गई?
विधानसभा को दे दी गई। और धन विधेयक के पास भी अपने कुछ पावर हैं, वो अपन धन विधेयकों के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, साधारण विधेयक और धन विधेयक। वैसे हमने पहले साधारण विधेयक के बारे में अनुच्छेद 196, 197 पढ़ा कि इनके उपबंध 196 में है और विधान परिषद की शक्तियों पर कुछ निर्बंधन, कुछ बाउंडेशन है, ये अनुच्छेद 197 में है। ये दो बातें आप इन दोनों के क्रमशः इसके आगे इसको लिखिए 158 और 207 के दिन रहते हुए, और धन विधेयक का निर्धारण विधान सभा अध्यक्ष करता है, इसके आगे आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ और फिर इसको आप आराम से लिखिए। चलिए, यहाँ तक आपने लिख लिया होगा अपने 194, 95, 196, 197, ये चार अपन ने आर्टिकल समझ लिए हैं। सामान्य विधेयक की जो प्रक्रिया थी वो अपन ने समझ ली। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, विधानसभा में कोई भी विधेयक लाया गया है और विधानसभा का विघटन हो जाता है तो उस स्थिति में जो विधेयक है वो व्यपगत या लैप्स नहीं करेगा। लेकिन विधेयक अगर विधान परिषद में लाया गया है तो वह उस स्थिति में अगर विधानसभा का विघटन हो जाता है तो विधेयक भी लैप्स कर जाएगा, व्यपगत हो जाएगा। अब अपन देखते हैं धन विधेयक के संबंध में। तो यहाँ अपन ने साधारण विधेयक के संबंध में पढ़ा था, यहाँ आप भी लगा लीजिए टॉपिक और यहाँ लिखिए धन विधेयक, धन विधेयक। ठीक है, अब हम जो अनुच्छेद पढ़ेंगे वो धन विधेयक के संबंध में पढ़ेंगे। अब देखो, धन विधेयकों के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है और अनुच्छेद 198 में टोटल 5 सब क्लोज हैं। कितने सब क्लोज हैं? टोटल 5 सब क्लोज हैं। इसकी प्रोसेस को समझाने के लिए संविधान में 5 सब क्लोज का प्रावधान किया गया है, उनको डिस्क्राइब किया गया है। पहला जो सब क्लोज ये कहता है कि कोई भी धन विधेयक विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा। कहाँ पूर्व स्थापित, देखो संविधान का शब्द है, भाषा का, संविधान की जो लैंग्वेज है वो इसे पूर्व स्थापित कहती है विधेयक को लाने को। तो विधान परिषद में पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा, पूर्व स्थापित नहीं किया जाएगा। ये इसका अनुच्छेद 198 का क्लोज 1 ये कहता है कि कोई भी, कौन सा विधेयक है, यहाँ विशेष ध्यान रखना है, धन विधेयक की बात हो रही है। धन विधेयक कभी भी विधान परिषद में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, ये इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। अब सर इसका क्लोज 2, क्लोज 2 ये कहता है कि कोई विधेयक, धन विधेयक विधानसभा में आया और विधानसभा को भेजा गया, विधानसभा ने उस पर अपनी सिफारिशें दे दी। ठीक है, अब विधानसभा सिफारिशें देने के बाद 14 दिन के भीतर उसे अपनी सिफारिशें देनी होगी, फिर उसे विधानसभा को भेजना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? 14 दिन के भीतर, 14 दिन के भीतर सिफारिशों सहित, यानी अपने सुझावों सहित, सिफारिशों सहित उसे किसको भेजना होगा? सिफारिशों सहित 14 दिन के भीतर सिफारिशों सहित विधानसभा को भेजेगा। कौन भेजेगा? विधान परिषद विधानसभा को भेजेगा। अब एक चीज़ बताओ, क्या विधानसभा इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? तो यहाँ ध्यान रखना, इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। कौन नहीं है? विधानसभा। इन सिफारिशों को मानने के लिए विधानसभा बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। वो चाहे तो इनको स्वीकार करें, चाहे तो ना स्वीकार करें। अब एक चीज़ बताओ, अगर विधान परिषद इस विधेयक को, विधान परिषद इस विधेयक को स्वीकार ना करे तो क्या होगा? विधान परिषद इस विधेयक को स्वीकार ना करे तो उस स्थिति में क्या होगा? सिंपल सी बात है, विधेयक जो है, धन विधेयक जो है वो पारित हो जाएगा। स्वीकार ना करे, और अगर स्वीकार कर ले तो उसमें तो कोई हर्ज ही नहीं है। स्वीकार अगर कर ले
तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, स्वीकार करे तो भी वो पारित हो जाएगा और धन विधेयक क्या होगा, पारित हो जाएगा। स्वीकार ना करे, स्वीकार करे या फिर उसे 14 दिन से अधिक अवधि तक रोक ले। 14 दिन से, या मैं यहाँ पर लिखूँ 14 दिन की अवधि बीत जाए, क्या हो, 14 दिन की अवधि समाप्त हो जाए। 14 दिन की अवधि अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा, इन तीनों ही स्थिति में विधेयक जो है, धन विधेयक जो है वो पारित समझा जाएगा। चाहे तो विधानसभा उसे स्वीकार ना करे, चाहे तो स्वीकार करे, और 14 दिन की अवधि भी समाप्त हो जाए, तो इन तीनों ही केस में क्या होगा, विधेयक जो धन विधेयक है वो पारित समझा जाएगा। क्या होगा, पारित समझा जाएगा, पारित समझा जाएगा। ठीक है, 14 दिन की अवधि समाप्त हो जाए, चाहे तो वो स्वीकार करे, चाहे तो स्वीकार ना करे, विधेयक अपने आप ही पारित समझा जाएगा। ठीक है, ये 14 दिन की अवधि अपन एलसी के संबंध में बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि इस अनुच्छेद को, जो धन विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया की बात हुई है, इसको समझाने के लिए संविधान में इन 5 क्लोजों का जिक्र किया गया, उपखंडों का जिक्र किया गया, और ये 5 खंड इस प्रकार से डिस्क्राइब हैं कि विधानसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा धन विधेयक। ठीक है, ये सारी बातें धन विधेयक के संबंध में, ये दोनों अनुच्छेद साधारण विधेयक के संबंध में। यहाँ पर जहाँ पहली बार भेजने पर 3 महीने अधिकतम और दूसरी बार भेजने पर 1 महीना अधिकतम विधान परिषद रोक सकता था, वहाँ पर ये समय धन विधेयक के संबंध में समय सीमा जो है 14 दिन की हो जाती है, और चाहे तो स्वीकार करे तो भी धन विधेयक पारित हो जाएगा, नहीं स्वीकार करे तो भी पारित हो जाएगा। 14 दिन तक रोक के रख ले तो 15 दिन ऑटोमेटिक ही वो पारित समझा जाएगा। विधानसभा 14 दिन के भीतर जो सिफारिशें दी गई है उनको मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, और विधानसभा में तो ये धन विधेयक लाया भी नहीं जाता है। तो ये 5 चीज़ें आपको समझ में आई होगी किस प्रकार से कोई धन विधेयक पास होता है, धन विधेयक जो है कानून का रूप धारण करता है। ठीक है, आगे समझ में। अब अपन इसके आगे का अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 199। अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा का जिक्र करता है। किसका जिक्र करता है, धन विधेयक की परिभाषा कौन करता है, अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा का जिक्र करता है। यानी धन विधेयक में क्या क्या, कौन कौन से विषय शामिल हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, धन विधेयक में वो सारे विषय शामिल है जिसमें सबसे पहले यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि राज्य की जो आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि व संचित निधि, संचित निधि वे लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, मूल रूप से ये 3 विषयों को आपको ध्यान ही रखना। आकस्मिक विधि पर कोई भारित व्यय है, संचित निधि पर भारित व्यय है, लोक लेखा पर भारित व्यय है, उसके अलावा आकस्मिक निधि से कोई धन का ऋण लेना है, उसमें जमा करना है, संचित निधि पर कोई व्यय भारित करना है, उससे धन निकालना है। ये सारे विधेयक, ये जो है विषय जो है धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो आकस्मिक निधि, एक संचित निधि, उसके अलावा लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा से लिए गए धन की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, राज्य की संचित निधि हो गई। ये धन विधेयक की परिभाषा में ये 3 विषय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब सर धन विधेयक की परिभाषा से बाहर क्या क्या है, तो इससे बाहर है जैसे कोई जुर्माना है, क्या है, जुर्माना है, या कोई लाइसेंस की फ़ीस है, कोई लाइसेंस की फ़ीस है, या किसी राज्य द्वारा किसी सेवा की फ़ीस ली गई है, सेवा की फ़ीस ली गई है। उसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी अगर कोई टैक्स लगाता है, स्थानीय प्राधिकारी कोई टैक्स लगाता है, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित कर,
तो ये सब है ना ये सब अधिरोपित कर इत्यादि। ठीक है, जुर्माना हो, किसी लाइसेंस की फीस हो, सेवा की फीस हो, स्थानीय प्राधिकारी कोई टैक्स लगा दे, तो ये सब धन विधेयक की परिभाषा से बाहर आते हैं। तो यहाँ पर अक्सर एक सवाल बनता ही बनता है कि आपको पूछेगा निम्न में से कौन सा विषय जो है धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है। तो आपको एक शब्द तो आकस्मिक, एक संचित, एक लोक लेखा, इन 3 शब्दों को विशेष तौर से ध्यान रखना। इन 3 में से ये तीनों ऑप्शन में एक पूछा जाएगा जब परिभाषा में ये मतलब क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कौन सा धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है, तो इनमें से एक आएगा और बाकी 3 ये होंगे, इनमें से कोई 3 होंगे। जब पूछा जाएगा कि कौन सा विषय धन विधेयक की परिभाषा में शामिल नहीं है, तो ये 3 आएंगे और इनमें से केवल एक आएगा, या तो जुर्माना आएगा, या लाइसेंस की फीस आएगा, या सेवा की फीस आएगा, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अध्यारोपित कर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित जितने भी विषय हैं, यानी धन विधेयक के संबंध में ये जो अनुच्छेद 199 इसकी परिभाषा में ये जो विषय शामिल है, आपसे कोई पूछे कि धन विधेयक की परिभाषा में कौन कौन से विषय शामिल है, तो एक तो आकस्मिक निधि, संचित निधि और लोक लेखा से संबंधित जितने भी व्यय हैं वो धन विधेयक की परिभाषा में शामिल है। उसके अलावा कौन से विषय नहीं हैं, जुर्माना, लाइसेंस की फीस, सेवा की फीस, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए टैक्स, ये शामिल नहीं है। तो अब इनको कैसे भी घुमा के पूछ ले आप आसानी से बता सकते हो, और यहाँ से एक सवाल बन ही सकता है। यहाँ से सवाल बनेगा तो बहुत ही रेयरली कोई स्टूडेंट होगा कि इसको सही कर पाएगा। अब अपन देखते हैं राज्यपाल की वीटो शक्ति, और ये मैंने वीटो शक्ति या विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति राज्यपाल वाले क्लास में मैंने इसको बहुत ही डिटेल में कराया है। ठीक है, किसी भी विधेयक पर राज्यपाल की वीटो शक्ति या राज्यपाल की अनुमति, राज्यपाल उस संबंध में क्या क्या शक्तियाँ रखता है, ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में राज्यपाल वाली क्लास में करवाया है। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ दोबारा नहीं लिखूँगा, आपको उसका ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पर अपन ने एक चीज़ और पढ़ी थी कि राज्यपाल जो है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, तो उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 201 में। किसमें किया गया, राष्ट्रपति विचार के लिए कोई विधेयक आरक्षित किया जाता है तो इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 201 में। तो अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। इस क्लास की जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगी है वो ये है कि आपसे धन विधेयक की परिभाषा में कौन कौन से विषय शामिल हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, धन विधेयक की परिभाषा में शामिल विषय मैं आपको 3 कीवर्ड बता रहा हूँ, लोक लेखा, संचित निधि, आकस्मिक निधि। ये तीनों दिख जाए यानी धन विधेयक की परिभाषा में शामिल विषय हैं। कौन कौन से नहीं हैं, जुर्माना, लाइसेंस की फीस, उसके अलावा सेवाओं की फीस, उसके अलावा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अध्यारोपित कर, ये चारों शामिल नहीं हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है, ये आप क्लासिफिकेशन कर पाए तो एग्ज़ाम में 1 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। और यहीं मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ। 201 के बाद के अनुच्छेद यानी 202 से 212 तक अगली क्लास में आराम से इसी तरीके से समझेंगे। क्लास अपना विधानमंडल का जो अनुच्छेद वाला पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद एक महा रिविज़न लेंगे और उसमें सारे अनुच्छेद कंठस्थ करवाऊँगा, सारे के सारे अनुच्छेद कंठस्थ करवाऊंगा और वो आप उस क्लास में देखना। आपने वैसी क्लास कभी नहीं देखी होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।